हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, आप इन्हें देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का GS का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। कुछ ही देर में बस क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से देखिए, प्रश्न है किस कमेटी ने स्वनियंत्रण उपागम की आलोचना की और जानबूझकर परिवार को सीमित करने की वकालत की। यहाँ पर ऑप्शंस हैं भोरे कमेटी, राधा कमल मुखर्जी कमेटी, MS स्वामीनाथन कमेटी या फिर करुणाकरण कमेटी। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर MS स्वामीनाथन समिति होगी। ठीक है, MS स्वामीनाथन समिति होगी। यहाँ पर ये आती है 1994 में। ठीक है, इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, ये जो समिति थी, कमेटी थी, इसने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में स्वनियंत्रण उपागम की आलोचना की थी। ठीक है, और इसे बताया था कि ये जो तरीका है, मेथड है, ये धीमा है, अस्पष्ट है, प्रभावहीन है। ठीक है, तो यहाँ पर MS स्वामीनाथन कमेटी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है 1971 से 2021 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में क्या बदलाव आया है? यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको मानदंडों के प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? लोक रीतियां, लोकाचार, प्रथा, नैतिकता एवं धर्म, फैशन एवं धुन, विश्वास, प्रवृत्ति एवं आदत। निम्नलिखित में से किसको मानदंडों के प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विश्वास, प्रवृत्ति एवं आदत होगा। ठीक है, विश्वास, प्रवृत्ति एवं आदत होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सामाजिक मानदंड में नहीं आएंगे। प्रश्न है व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस में एलेक किंकल्स, थॉमस ग्लैडविन, पीटर बर्जा, सी राइट मिल्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आप में से अभी भी बच्चे बहुत पूछ रहे हैं UPPGT एग्जाम को लेकर कि ये परीक्षा कब होगी। देखिए, आयोग के द्वारा अगस्त लास्ट में बताया गया था कि अगस्त लास्ट में ये परीक्षा होगी, लेकिन आयोग ने अभी तक जितनी भी डेट्स दी हैं वो सभी चेंज हुई हैं, उन पर एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अभी जो TGT का एग्ज़ाम था ये भी जुलाई में होने के लिए बताया गया था। आई थिंक शायद 21 या 22 जुलाई थी डेट। और अभी मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए संडे को। ठीक है, संडे को दोपहर में 3:15 बज रहा है लगभग। ठीक है, इस टाइम पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आई है TGT एग्ज़ाम को लेकर। एडमिट कार्ड तो अभी आया ही नहीं, अब समय क्या बचा, अब क्या आएगा। और ना ही इसकी परीक्षा ये आगे बढ़ाई जाएगी, परीक्षा तिथि, इसकी भी नोटिस आयोग के द्वारा नहीं जारी की गई है। आयोग ने फिलहाल कहा है अगस्त लास्ट, तो आपको अगस्त लास्ट मानकर ही तैयारी करनी है। लेकिन जानकारी जो मिल रही है कि ये जो आपकी परीक्षा है
ये अक्टूबर या नवंबर में जाएगी, और अगर इधर अक्टूबर या नवंबर में हो गई तो ठीक है, वरना फिर 2026 में भी ये परीक्षा आपकी जा सकती है। लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आयोग के द्वारा कोई जारी जानकारी नहीं दी गई है। आयोग ने बस यही बताया कि अगस्त लास्ट में होगी, तो आपको अगस्त लास्ट मानकर ही आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। काफ़ी समय से पहले मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आप लोग भी कई बार पूछ चुके हैं, मैसेज भी कई बार लोगों का पूछा, लोगों ने मैसेज में भी करके पूछा है, कमेंट भी आया है वीडियोस पर, इसलिए आपको बताया जा रहा है। आप लोग अपने पढ़ाई को मत छोड़िए, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, और जीआईसी का 10 अगस्त तक बोला गया है कि 10 अगस्त तक विज्ञापन जारी होगा। और जो आपका जीडीसी का है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी आएगी, ये भी आपकी 10 अगस्त तक आने की उम्मीद बताई जा रही है, ठीक है। तो जिसके पास जीआईसी में बीएड लागू हो गया है, तो जो है, जिनकी योग्यताएं हैं, वो उस हिसाब से तैयारी करिए। देखिए सिलेबस तो लगभग एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, तो इस पर ज़्यादा ना ध्यान दीजिए। सिलेबस को ध्यान में रख कर ही आप तैयारी करिए। जब एग्ज़ाम होना होगा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रद्द नहीं होगा आपका ये यूपी पीजीटी वाला जो एग्ज़ाम है, ये रद्द नहीं होगा, ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ सोशोलॉजी, किसकी पुस्तक है व्हाट इज़ सोशोलॉजी, किसकी है। यहाँ पर ये एलेक किंकल्स की हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। पीटर बर्जर की बात की जाए, ठीक है, पीटर बर्जर की बात की जाए तो इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पीटर बर्जर की। इनविटेशन टू सोशोलॉजी है, ठीक है, इनविटेशन टू सोशोलॉजी है। और इसके अलावा द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये कई बार एग्जाम्स में बुक पूछी गई है, द सोशल कंस्ट्रक्शन। और सी राइट मिल्स की बात की जाए तो इनकी कौन सी है, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है, इनमें से क्या है जो कि समाज के सदस्यों के द्वारा निर्मित विचारों की अमूर्त दुनिया को संबोधित करता है या संदर्भित करता है। दूसरी ओर इनमें से क्या है, कौन सी हम कहें अवधारणा है जो समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित मूर्त वस्तुओं में आता है। इसमें तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। क्या है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए, अभौतिक संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित विचारों की अमूर्त दुनिया को दिखाती है, संदर्भित करती है। तो वहीं दूसरी ओर जो भौतिक संस्कृति होती है, समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित वस्तुएं इसमें आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति की बात है, ये किसने की है, ऑकबर्न ने की है। किस पुस्तक में की है, सोशल चेंज। सोशल चेंज इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने संस्कृति के दो प्रकार, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बारे में बात की है, ठीक है। और इसके अलावा सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है, ऑकबर्न के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस परिप्रेक्ष्य को पहचानिए जो हमें अपने जीवन में अवसरों और बाधाओं को देखने में मदद करता है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, प्रतीकात्मक परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। जीवन में अवसरों और बाधाओं को देखने में मदद करता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र को संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या कथन किसका है। मैक्स वेबर, मैकेवर एंड पेज, एमएल दुर्खाइम, एंथोनी गिडन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र को संस्थाओं के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही क्या होगा,
यहाँ पर दुर्खीम होगा, ठीक है, दुर्खीम होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने समाजशास्त्र को एक पद्धति विज्ञान कहा था, ठीक है, मैक्स वेबर ने क्या कहा था, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। इसके अलावा इन्होंने समाजशास्त्र को कहा था कि यह समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना करता है या व्याख्यात्मक विवेचना करने वाला विज्ञान है, ठीक है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। दूसरी ओर इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक, सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना करने वाला विज्ञान है। इस तरीके से इनका ये स्टेटमेंट आता है। और मैकेवर एंड पेज की बात करें तो मैकेवर एंड पेज ने क्या कहा था कि ये संबंध को जोड़ करके बताते हैं, रिलेशंस को जोड़ करके इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र को इन्होंने सामाजिक संबंधों से जोड़ा था और ये जो संबंधों का जाल है, ठीक है, ये जो नेटवर्क है, इसको ही इन्होंने क्या कहा था, सोसाइटी कहा था। समाजशास्त्र याद रखिएगा, संबंध के आधार पर समाजशास्त्र को इन्होंने परिभाषित किया है। समाजशास्त्र से तात्पर्य संबंधों के विषय से है, संबंधों के इसी जाल को समाज कहा है मैकेवर एंड पेज ने। आगे देखते हैं, प्रश्न है समुदाय का इसमें से मुख्य आधार क्या है, भूभाग, सामुदायिक भावना, भूभाग एवं सामुदायिक भावना दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। समुदाय का मुख्य आधार पूछा जा रहा है, मुख्य आधार क्या है, तो यहाँ पर निश्चित भूभाग और सामुदायिक भावना का होना, ये यहाँ पर दोनों ही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, इसका कम्युनिटी का मुख्य आधार है। आगे देखते हैं, प्रश्न है एक प्राथमिक समूह एक लघु सामाजिक समूह है जिसके सदस्य वैयक्तिक और स्थायी संबंध साझा करते हैं। प्राथमिक समूह की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, बोगार्डस, एच.एम. जॉनसन, सी.एच. कूले, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, सही यहाँ पर कूले होगा, ठीक है, कूले होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले के द्वारा दी गई थी, ठीक है, प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ये कूले ने दिया था। किस पुस्तक में दिया था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये इनकी पुस्तक है जो कि 1909 में आती है, इसे याद रखिएगा, पुस्तक भी एग्जाम में पूछी जाती है। अब तो ये भी पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में दिया गया है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने दिया, ये बुक आती है 1909 में। प्राथमिक समूह का उदाहरण इन्होंने किसे बताया था, 3 को बताया था। पहला तो परिवार की बात करते हैं, दूसरा पड़ोस और तीसरा खेल समूह, ठीक है, ये 3 उदाहरण बताए थे। ये उदाहरण भी पूछे जाते हैं किसके द्वारा बताए गए, या प्राइमरी ग्रुप का प्राथमिक समूह के उदाहरण इनमें से कौन से हैं, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, प्रश्न है इनमें से प्रस्तुति का तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों को दिए जाने वाले सम्मान से है, मर्टन का सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत, मार्क्स का सिद्धांत या फिर मीट का सिद्धांत। यहाँ पर वेबर का सिद्धांत होगा, ठीक है, वेबर का सिद्धांत होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। और वेबर ने प्रस्थिति समूह की बात की थी, वेबर ने प्रस्थिति समूह की बात की थी। मॉर्टन की बात करें तो इन्होंने 2 तरह के समूह की बात की थी, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह ये किसके द्वारा बताए गए हैं, मॉर्टन के द्वारा बताए गए हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से किसे अर्जित प्रस्तुति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, लिंग, आयु, जाति, वैवाहिक साथी। अर्जित प्रस्तुति पूछा जा रहा है, अर्जित प्रस्तुति, देखिए बात की जाती है, सर्वप्रथम इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, सर्वप्रथम
प्रस्थिति व भूमिका का वर्णन। ठीक है, सर्वप्रथम प्रस्थिति व भूमिका का वर्णन किसने किया? ठीक है, वर्णन किसने किया? तो किसने किया था? रॉल्फ लिंटन ने। ठीक है, रॉल्फ लिंटन ने किया। किस पुस्तक में किया? द स्टडी ऑफ मैन में। द स्टडी ऑफ मैन में। अब ये पुस्तक कब आती है? 1936 में आती है, 1936 में आती है द स्टडी ऑफ मैन। किसकी पुस्तक है? लिंटन की है। ठीक है, और इसी पुस्तक में इन्होंने प्रस्थिति के दो प्रकार बताए थे। प्रस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त प्रस्थिति और अर्जित प्रस्थिति। प्रदत्त प्रस्थिति और अर्जित प्रस्थिति बताए हैं इन्होंने। अर्जित प्रस्थिति, ये दो प्रकार इन्होंने बताए हैं। अर्जित प्रस्थिति जिसे अपने व्यक्ति योग्यता से प्राप्त करता है, प्रदत्त प्रस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है। तो लिंग, आयु, जाति ये तो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाएगा। वैवाहिक साथी यहाँ पर ये अर्जित प्रस्थिति में आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तर भरने के लिए उत्तरदाता को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? प्रश्नावली होगा। ठीक है, प्रश्नावली में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तर भरने के लिए उत्तरदाता से कहा जाता है। यहाँ पर सी होगा। प्रश्न है, अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार की प्रकट सामग्री के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और मात्रात्मक वर्णन के लिए एक शोध तकनीकी है, यह किसने कहा? स्टोन एंड अदर, अन्य, बेरलसन, क्रिपेडॉफ, कॉटराइट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार की प्रकट सामग्री के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और मात्रात्मक वर्णन के लिए एक शोध तकनीक है, यह किसने कहा? यहाँ पर बेरेल्सन होगा। ठीक है, बेरेल्सन होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से संबंधित है? एजी फ्रैंक, एडम स्मिथ, रॉबर्ट माल्थस, आई वॉलेस्टीन। एजी फ्रैंक, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, एजी फ्रैंक, वॉलेस्टीन और एस अमीन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विश्व व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित कौन है? विश्व व्यवस्था का सिद्धांत यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। इसके जो वॉलेस्टीन है, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रमुख प्रवर्तक थे। प्रमुख प्रवर्तक थे। इसमें देखिए तीन विकल्प में दे मतलब कि तीन है यहाँ पर। ऐसे तो ज्यादातर ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो वॉलेस्टीन का है। ठीक है, ये मुख्य प्रवर्तक थे। साथ में एजी फ्रैंक और यहाँ पर समीर अमीर का भी नाम आता है। ठीक है, और इन्होंने दुनिया को, ठीक है, वॉलेस्टीन ने दुनिया को तीन कह सकते हैं हिस्सों में, भागों में विभाजित किया था। ठीक है, पहला तो इन्होंने कोर कहा था, मुख्य। पहला इन्होंने क्या कहा? कोर को कहा, मुख्य कहा, जिसमें विकसित देश आते हैं, विकसित देश। ठीक है, दूसरा जो है अर्ध परिधि है, अर्ध परिधि होगा। ठीक है, जिसमें मध्यवर्ती आते हैं, मध्यवर्ती देश आएंगे। और तीसरा जो होगा परिधि देश। ठीक है, जिसे इन्होंने परिधि कहा था, और इसमें अविकसित देश आते हैं, अविकसित देश। ठीक है, मुख्य, अर्ध परिधि और परिधि इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, और एजी फ्रैंक का क्या है? एजी फ्रैंक ने अधीनता का विकास दिया था। ठीक है, अधीनता का विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। अधीनता, अधीनता विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एजी फ्रैंक के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, इनमें से किसका यह तर्क है कि वैश्विक ताकतें जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी है, समस्त समाज को परिवर्तित कर रही है, और नेटवर्क समाज इसकी नई सामाजिक संरचना है? यहाँ पर देखिए मैनुअल कैस्टल्स हैं, गिडेंस है, रॉबर्टसन, वॉलेस्टीन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर
मैनुअल कैसल्स होगा, ठीक है, मैनुअल कैस्टल्स होगा। यहाँ पर इनकी एक मुख्य रचना हम या किताब कहें, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं, प्रश्न है किसने कहा है कि औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति नहीं अपितु संगठन ही उत्पादक है? कार्ल मार्क्स, डेल योडर, पीटर डकर, मिलर और फॉर्म यहाँ पर ऑप्शंस है। औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति नहीं अपितु संगठन ही उत्पादक है। यहाँ पर मिलर और फॉर्म होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है। चलिए, मानव समाज, समाज, समाज में श्रम विभाजन, समाजशास्त्र यहाँ पर दिया गया है। मानव समाज की बात किसने की थी? किंग्सले डेविस ने की थी। समाज सोसाइटी की बात करें तो मैकेवर एंड पेज के द्वारा दी गई है, ठीक है। मानव समाज की बात किंग्सले डेविस ने की, समाज में मैकेवर एंड पेज। समाज में श्रम विभाजन की बात करें तो ये दुर्खीम के द्वारा बताई गई है। और समाजशास्त्र ये किसकी है? बोटोमोर की है। तो ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। ये सही कर लीजिए, ठीक है। अब ये सही हो गया, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है? यहाँ पर अनुच्छेद 14, 19, 29 और 51 दिए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद है भारत के संविधान का जिसमें अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात की गई है? अनुच्छेद 29 होगा, 29। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए निम्नलिखित समाज के क्रम का सही अनुक्रम का चयन करना है। सही यहां पर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? आदिम समाज, एशियाटिक सोसाइटी वाला, ठीक है, एशियाटिक समाज हो जाएगा। प्राचीन और सामंती समाज हो जाएगा। बी यहां पर राइट होगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सरल समाज और औद्योगिक समाज के बीच यांत्रिक एवं सजीव एकता के आधार पर अंतर किसने किया? पार्सन्स, मेलोनोवस्की, स्पेंसर, एमएल दुर्खाइम। यहाँ पर ऑप्शंस है। सरल समाज और औद्योगिक समाज के बीच यांत्रिक एवं साविवीय एकता के आधार पर अंतर किसने किया है? तो ये अंतर किसका के द्वारा किया गया था? दुर्खीम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। यांत्रिक समाज को पूर्व औद्योगिक समाज और साविवी समाज को औद्योगिक समाज कहा था, ठीक है। यांत्रिक समाज, पूर्व औद्योगिक समाज है यांत्रिक समाज, साविवी समाज को औद्योगिक समाज कहा है इन्होंने। और अगर हम बात करें सामाजिक एकता की, सामाजिक एकता की बात दुर्खीम के द्वारा की गई है। किस पुस्तक में की गई है? तो बुक भी इंपॉर्टेंट है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इनकी पुस्तक है, ठीक है। इसमें बात की इन्होंने। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैविक एकता, दुर्खीम, प्रतिरूप परिवर्तनीयता, पार्सन्स, दर्पण की तरह, आत्म, सीएच कूले, व्यक्तिवादिता, आरके मर्टन। यहां पर राइट क्या होगा? यहाँ पर आत्मदर्पण का सिद्धांत पूछा जा रहा है।
फूले का सही है। ठीक है, आत्मदर्पण का सिद्धांत सही है। यहाँ पर प्रतिमान चर की बात हो रही है, पार्सन्स का सही है। जैविक एकता की यानी कि साविवीय एकता, ये दुर्खेम का है, ये भी सही है। व्यक्तिवादिता, आर के मर्टन नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, व्यक्तिवादिता या हम कहें व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद, ठीक है, बताया गया है कौन है, मैलिनोवस्की है। ठीक है, मैलिनोवस्की को व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी, सांस्कृतिक प्रकार्यवादी, याद रखिएगा, सांस्कृतिक प्रकार्यवादी, जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इन्होंने व्यक्ति को समाज से ज्यादा महत्व दिया था, व्यक्ति से ज्यादा समाज को, व्यक्ति को समाज से ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, मैलिनोवस्की ने, दुर्खीम समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं, व्यक्ति को मैलिनोवस्की ने महत्वपूर्ण माना है समाज की अपेक्षा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? निश्चित भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक भिन्नता, आत्मनिर्भरता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समुदाय का तत्व नहीं है, ये समुदाय का तत्व कहें आप या इसके विशेषताएं कहें। देखिए कुछ विशेषताओं की बात की जाए तो समुदाय क्या है? व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है, तो ये क्या होगा? मूर्त है। ठीक है, व्यक्तियों का समूह है, मूर्त है। निश्चित भूभाग यहाँ पर दी है विशेषता, तो ये विशेषता होती है, इसमें हम की भावना पाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो इसका क्या होता है? एक विशिष्ट नाम होता है। ठीक है, अनिवार्य सदस्यता होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है। सांस्कृतिक भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, सांस्कृतिक भिन्नता नहीं होती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आत्मनिर्भरता इसमें पाई जाती है। इसमें क्या होता है? सामान्य जीवन व संस्कृति पाई जाती है, ये इसकी विशेषता है समुदाय की। ठीक है, इसका स्वतः विकास होता है, समुदाय का स्वतः विकास होता है। व्यापक इसके उद्देश्य होते हैं। स्थायित्व की भावना देखने को मिलती है। यहां पर क्या होगा? सही पूछा जा रहा है, तत्व नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक भिन्नता, तो यहां पर सही होगा। अब यहां पर देखिए अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? अंतः समूह एवं बाह्य समूह की, तो यह अवधारणा समनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, और समनर ने संस्था की अवधारणा दी है। इसके अलावा संस्था की अवधारणा के अलावा नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा भी इन्होंने, समनर ने दी है। नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा भी समनर के द्वारा दी गई है। ये एग्जाम में ये इनकी अवधारणाएं पूछी जाती है। प्रश्न है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? मीड, कूले, समनर, लुंडबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट अभी बताया गया, कूले ने दिया था ऑप्शन बी। किस पुस्तक में? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। किसे कहा था? तो व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम प्राथमिक समूह कहेंगे, ये कूले ने कहा था। परिवार, पड़ोस और खेल जो समूह है, ठीक है, इसे प्राथमिक समूह का उदाहरण माना था। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इनकी पुस्तक, कॉन्सेप्ट और ये जो एग्जाम्पल्स है ये पूछे जाते हैं। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? शारीरिक समीपता, लघु आकार, संबंध स्वयं में साध्य होते हैं, संबंधों की अल्प अवधि। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। और ध्यान दीजिए ये प्राथमिक समूह की जो विशेषताएं हैं किसने बताई हैं? किंग्सले डेविस ने। ठीक है, किंग्सले डेविस ने बताई हैं ये विशेषताएं प्राथमिक समूह की। और यहाँ पर क्या होगा? संबंधों की अवधि की बात की थी, अल्प अवधि की बात नहीं की थी। विशेषता नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। डेविस ने जो तीसरी विशेषता, हम कहें चौथी जो विशेषता इनकी थी, तीन मुख्य थी, शारीरिक समीपता, लघु आकार, संबंधों की अवधि की, ये बात की थी डेविस ने। ठीक है,
और पार्सन्स का एक स्टेटमेंट आता है, व्यक्ति की मानवीयकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है। व्यक्ति की मानवीयकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है। ये किसने कहा है? पार्सन्स ने कहा है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है, इसे याद रखेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।